Okay, everyone, we are now going to start the session. Just confirm me once again in the chat if I am audible to you. चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार आपको मॉडल गो थ्रू करा देता हूँ कि अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ डेट शेड्यूल पे है, ठीक है। तो हमने पहली सेशन में इनकम स्टेटमेंट पे काम किया, दूसरे सेशन में हमने बैलेंस शीट पे काम किया और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बहुत छोटा पार्ट था। आज ये तीसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम डेट शेड्यूल बना के कैश फ्लो भी कंप्लीट कर देंगे और हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ, देखो एनुअल इनकम स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। इसको हम अब जब डेट शेड्यूल बना लेंगे तब ले आएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो कैश नहीं है और डेट नहीं है, तो जैसे ही डेट शेड्यूल आएगा बैलेंस शीट में डेट आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंज इन डेट आ जाएगा और क्लोजिंग कैश आएगा तो उसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। फिर हम जब यहाँ नीचे जाके चेक करेंगे, जो अभी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये डिफरेंस चला जाएगा, ये डिफरेंस नहीं रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। चाहो तो यहाँ पे बना लो, चाहो तो एक नई शीट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक नई शीट बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं डेट शेड्यूल, ठीक है। और यहाँ पर हम वो आइटम ले आते हैं, जैसे कि ये था ना हमारा 2018-19 ईयर्स ले आते हैं बेसिकली, ठीक है। अब सबसे पहले मैं डेट शेड्यूल का एक पैटर्न आपको समझाऊंगा, फिर ये डेट शेड्यूल बनाएंगे। बनेगा कैसे डेट शेड्यूल, तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग डेट, फिर हमें चाहिएगा चेंज इन डेट और फिर हमें चाहिए क्लोजिंग डेट। तो अभी हमारे पास पिछले सालों में से क्या मिला हुआ, जैसे 2018, 19, 20 में से क्या मिला हमें, देखो 2000 में ले लेता हूँ, चलिए 20, ठीक है, फिर ये 21। तो अभी जो मेरे पास है वो मेरा क्लोजिंग डेट है, क्योंकि पिछली बैलेंस शीट से मैं जो उठाऊंगा तो उस साल का क्लोजिंग वैल्यूज होती हैं। तो ये वैल्यूज मैंने लिख ली, मान लो 100 रुपये और 150 रुपये। तो जो ये 150 रुपये ये अगले साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। और फिर हम इसका क्या बनाएंगे, ओपनिंग प्लस चेंज इन डेट, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल आर। अब क्योंकि हमारा चेंज इन डेट कुछ भी नहीं है इसलिए वो सेम दिख रहा है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी दोनों सेम जा रहे हैं। बट अगर मेरे पास मुझे ये पता लग जाए कि मेरे पास कैश कितना है, जिसे मैं कहूँगा फ्री कैश फॉर डेट, डेट के लिए मेरे पास कैश कितना है। अब अगर ऊपर मेरे पास मान लो 80 रुपये कैश पड़ा है तो मैं इस कैश को यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा, यानी कि -80। अगर मेरे पास कैश की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए -40 लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा +40, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोजिंग डेट मेरा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 80 कर दिया, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया -80। अब नेक्स्ट ईयर मेरे पास कितने पैसे हैं, 50 रुपये, तो मैं कितने पे कर सकता हूँ -50। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरे पास क्या है 30 रुपये। अब मैं यहाँ पे कितने पे करूँगा, चैट में बताओ सब लोग एक बार, यस एवरीवन, वेरी गुड। मैं अब यहाँ पर 20 रुपये पे करूँगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, डेट जब 20 का ही रह गया तो मैं 20 ही पे करूँगा। जब मेरे पास कैश 50 था, डेट 70 रुपये था, तो हमने 50 पे किया। तो बेसिकली आप देखोगे तो मैं क्या पे कर रहा हूँ, मिनिमम ऑफ द टू, इन दोनों में जो मिनिमम है वो पे कर रहा हूँ। जब यहाँ की बात करता हूँ तो इनमें जो मिनिमम था तो मैंने मिनिमम पे किया, यानी कि 80 रुपये पे किया। यहाँ की बात करें तो इनमें मिनिमम क्या है 50 रुपये, तो 50 पे किया। इस साल बात करें तो हमारे पास मिनिमम क्या है 20 रुपये, तो मैंने 20 रुपये कर दिया।
ये मेरी एक छोटी सी कहानी है जो कंप्लीट होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास क्लोजिंग डेट में एक तरह का डेट नहीं है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेट है। ठीक है, मैं इसकी कैटेगरी बढ़ा रहा हूँ। आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना आप। अब जब ये 4 क्लोजिंग डेट हैं तो सीधी सी बात है 4 ओपनिंग भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहला इसको कंट्रोल डी करोगे तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। इतना क्लियर। अब इधर आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया तो क्या था, ओपनिंग डेट फर्स्ट प्लस चेंज इन डेट फर्स्ट। तो उसी तरीके से मुझे ये भी 4 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाऊंगा कि फर्स्ट ओपनिंग प्लस फर्स्ट चेंज इन डेट। फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, सेकेंड ओपनिंग सेकेंड चेंज इन डेट। और इस तरीके से फॉर्मूला कंट्रोल डी और कंट्रोल आर हो जाएगा। इसको ऊपर भी कंट्रोल आर करना पड़ेगा। अब बात को बढ़ाते हैं थोड़ा और आगे के लेवल पे। मेरे पास यहाँ पर कितने पैसे हैं, मान लीजिए 500 रुपीज़। ठीक है, तो मैं जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में इनको रीपे कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्योंकि 500 रुपये हैं तो इसको कितना पे करूँगा, जब पहले वाले को कितना पे करूँगा, क्या आप मुझे चैट बता सकते हो? यस एवरीवन। देखो जब ओपनिंग डेट 150 है तो सीधी सी बात है 150 तो माइनस करूंगा, तो ये वाला फर्स्ट डेट जो है 0 हो गया। दूसरे वाला कितना है 180, तो मैं इसको भी पे कर दूंगा। अब देखो क्या दिक्कत आ गई है, मेरे पास 500 रुपये थे, उसमें से मैं कितने पे कर चुका हूँ 330, और तीसरा अमाउंट क्या है 230। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 500 में से ये माइनस करके चेक करूँगा कि कितना पैसा बच गया है। तो मेरे पास बच गया 170, तो मैं अब नेक्स्ट वाले को 170 पे करूँगा। अब इनको चेक करोगे तो टोटल कितना हो गया, ये 500 हो गया। सिंपल। अब ये वाले को मैं पे कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं इससे ऊपर वाले को पूरा नहीं पे कर पाया, तो मैं इसको कैसे पे कर पाऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में मेरे पास है जी 100 रुपये। ठीक है, तो मैं इन दोनों को तो पे करूंगा ही नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 हैं, ये तो ऑलरेडी 0 हैं। मैं इसको पे करूंगा -60 और इसको पे करूंगा -40 क्योंकि मेरे पास ऊपर केवल 100 रुपये थे। मेरे को एक बार कंफर्म करो, क्या सबको यहां तक समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, अब इसी को ही बनाने में हमें रफली 1 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, मेरे को ये कैलकुलेट करना है, फ्री कैश फॉर डेट। ये आएगा तभी तो हम आगे काम करेंगे। पहले इसको ले आते हैं, फिर हमारा जो पिछले साल क्लोजिंग डेट है वो ले आते हैं, फिर ओपनिंग और फिर क्लोजिंग। काम रह जाएगा किसके ऊपर, इसके ऊपर काम रह जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ तो मैंने उठा के क्या किया, चेक कर लिया भाई जितनी वैल्यू हो उसके हिसाब से क्या कितना पेमेंट करेंगे। इसको इफ फंक्शन के थ्रू हम फॉर्मूला बेस्ड बनाएंगे। ठीक है, चलो वापस आओ डेट शेड्यूल के अंदर। ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाना था। डेट शेड्यूल में आइए और यहाँ पे लिखिए फ्री कैश बिफोर डेट, डेट से पहले कैश। फिर इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, और लेस करेंगे मिनिमम कैश बैलेंस। समझा दूंगा मैं ये सारी चीज। फिर आएगा फ्री कैश फॉर डेट, डेट के लिए कैश। ये क्या था, कैश, डेट से पहले कैश। ये क्या है, डेट के लिए कितना कैश है, क्योंकि इसी के बेस पे डिसाइड करना हमें कि हम बोरोइंग करेंगे कि रीपेमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा
कैलकुलेशन 2022 से स्टार्ट होंगी। सो इक्वल टू सम फंक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे क्या लेना, सबसे पहले ऑपरेटिंग ये ले लिया, मतलब ये सारे ले लिए, तो मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कॉमा कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट ये ले लिया, मतलब ये तीनों अपने आप ही ले लिए। अब कॉमा ये नहीं लेना है, ये वाले 3 लेने हैं, डेट को इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ गया? ये चौथे वाली लाइन जो है डेट बोरिंग वाली नहीं लेनी है, सिर्फ ये 3 लेनी है। अदर देन डेट सारे लेने हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल आर। सब लोग यहां तक करिए पहले। दोबारा देखो अपूर्वा, इक्वल टू सम फंक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग कॉमा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग कॉमा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग अदर देन डेट। तो ये 3 लेने हैं, 4th वाला ये जो नहीं लेना है, सिर्फ ये 3 लेने हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड देन सेलेक्टेड, प्रेस कंट्रोल आर। सब यहाँ तक करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो आया ना 589, ये वो कैश है जो हमने इस साल जनरेट किया, बट हमारे पास पहले का भी तो कुछ पड़ा होगा, तो बैलेंस शीट से ले आओ। तो इक्वल टू 286, ये हमारे पास ओपनिंग कैश है जो पहले का था, तो इसको हमने जोड़ के कंट्रोल आर कर दिया।
अब आगे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछली बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है। जैसे हम उसे कंप्लीट करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। अब मिनिमम कैश बैलेंस हम क्या कर रहे हैं, 2% ऑफ सेल्स लेके चलेंगे कि जितना भी ये है इनटू सेल्स। ठीक है, सेल्स का 2% हम मिनिमम अपनी बैलेंस शीट में कैश रखेंगे, क्योंकि अगर आपने सारा पैसा यूज कर लिया किस काम के लिए, डेट को रीपे करने के लिए, तो आप बिजनेस कैसे चलाएंगे। तो इक्वल टू फ्री कैश बिफोर डेट प्लस ओपनिंग कैश माइनस ये मिनिमम कैश। अब इसे आप कंट्रोल आर करिए। ठीक है, ये हमारे पास इस साल का जनरेट किया हुआ कैश, ये हमारे पास पहले से पड़ा था। टोटल हमारे पास इतना हो गया 875, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं डेट की रीपेमेंट के लिए। लेकिन अगर सारा यूज़ कर लिया तो बिजनेस कैसे चलेगा, कुछ तो अपने पास रखना पड़ता है। तो हमने 290 अपने पास रख लिया, बाकी को हम रीपेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। इसको आप चाहो तो 1% कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि हम एक बार जब हमारे कैश फ्लोज आ जाएं, डेट शेड्यूल आ जाए, फिर देखेंगे कि कितना हमें मिनिमम रखना है, कितना नहीं रखना है। तो फिलहाल के लिए आप इसे 2% रख करके आगे बढ़ेंगे। करके देखिए, व्हेन यू आर डन देन कंफर्म इन द चैट। इंटरेस्ट की पेमेंट का एडजस्टमेंट नहीं होगा अभी, बाद में होगा ना जब वो आ जाएगा। जैसे हमने मिनिमम कैश बैलेंस 2% लिया, मतलब उसके बाद जो डेट फ्री कैश फ्लो बचा डेट के लिए, उसमें इंटरेस्ट की पेमेंट तो माइनस होगी ना। अभी होएगी। अच्छा, वो बाद में। हाँ, जैसे ही इंटरेस्ट आ जाएगा हम इनकम स्टेटमेंट डाल देंगे, ये कम हो जाएगा। उस हिसाब से। सबका हो गया यहाँ तक। सबका हो गया नहीं हो गया, मैं वेट करूं या आगे बढ़ूं, बताइए जरा। चलिए अब देखते हैं। अब हमें जाना है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि वहीं पर हमें उसका डेट शेड्यूल मिलेगा। तो जब यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे मैच्योरिटी कीवर्ड से। ये देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब इसको मैं बनाऊंगा, आप सिर्फ समझेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी देर का टाइम चाहिए बनाने के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखिए, कंपनी कह रही है कि ये उसके
डेट के अलग अलग आइटम्स हैं। जैसे कि ये इसमें क्या कह रहा है कि 4.5% का 650 मिलियन यूएस डॉलर नोट्स है जिसका ड्यू ईयर है 2046। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को ही लेकर के अब एक्सेल में जाएंगे। बट पहले यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कह रहा है कि हमारा 6974 का टोटल डेट है, जिसमें से करंट मैच्योरिटीज़ हैं 712 रुपये, तो लॉन्ग टर्म डेट हमारा हो गया 6262। अब हम चलते हैं एक बार बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में अगर आप यहाँ देखोगे तो 6262 ये लॉन्ग टर्म डेट हो गया। ठीक है, दूसरा 712 ये लिखा है ना यहाँ पे, करंट मैच्योरिटीज भी हो गया। लेकिन ये क्या है, नोट्स पेएबल 137, ये इसने अलग से टेबल में दिया हुआ है जो कि ये रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारा डाटा लेके जाएंगे एक्सेल के अंदर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था ना, ये सभी तरह के डेट, ओपनिंग क्लोजिंग सब बनाए थे, यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अब इनको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सेल में गया वापस, और यहाँ पर हमने डेट शेड्यूल यहाँ लिख देता हूँ। तो इधर हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग डेट। इधर लिख देता हूं मैं इंस्ट्रूमेंट या फिर डेट रेट अमाउंट। और क्या होता है, और ड्यू ईयर, ये सब लिख लेते हैं। देखते हैं फिर कैसा क्या चीज़ बन के आती है। तो सबसे पहले मैं ये रेट्स उठा के लेके गया, कॉपी किया, एक्सेल में आया और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये उठाए, कॉपी किए, एक्सेल में गया, इधर पेस्ट। हाँ, अब ये वाली जो चीज़ है ना 20 में डाल दी मैंने, इसको मुझे कहाँ डालना पड़ेगा, 21 में। कोई बात नहीं, 21 में डाल देते हैं। ठीक है, अभी देखते रहें, कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। अब ये भी तो चाहिए मुझे कि ये सब क्या है, नोट्स है ना ये, तो मुझे नोट्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे नोट्स हैं, डिबेंचर हैं, अलग अलग चीज़ें। तो पहले नोट्स, डिबेंचर, नोट्स 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 नोट्स, सारे नोट्स हैं, सिर्फ दूसरे वाला डिबेंचर है। ठीक है, तो पहले तो मैं गड़बड़ वाला काम कर लेता हूँ, फिर ठीक वाला भी कर लेंगे। तो मैंने देखो यहाँ से ऑल्ट बटन दबाया और सिर्फ बीच बीच में सेलेक्ट कर लिया, तो कहीं पे तो ठीक से हो गया, कहीं पे नहीं हो रहा। थोड़ा इधर का भी ले लेता हूँ भाई, आपको दोनों बातें आनी चाहिए ना। एक तो देख लिया नोट्स है भाई, एक डिबेंचर है, तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं इसको लेके आ गया यहाँ पे। ये लास्ट वाला अदर्स नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। एक्चुअली इधर नहीं आएगा। अब देखो, इसमें से मुझे क्या रखना है, डॉलर नहीं रखना है, हटा देते हैं। कंट्रोल H, डॉलर स्पेस, स्पेस भी तो हटाना है, रिप्लेस विद नथिंग। है मजेदार। ठीक है, अब मुझे ड्यू ईयर लिखना है। ड्यू ईयर कहाँ से आएगा, देखो ये रहा। तो ड्यू ईयर भी जब लेके आ रहा हूँ तो आ नहीं रहा ठीक से, गड़बड़ है ना। तो यहाँ से लेके देख लेता हूँ। अब बन गई बात, बन तो गई। कॉपी, एक्सेल और पेस्ट। अब इसमें से क्या करूँगा, सेलेक्ट किया, कंट्रोल H, ड्यू स्पेस रिप्लेस विद नथिंग। अब डिबेंचर को रिप्लेस करने की क्या जरूरत है, इसको ऐसे हटा देते हैं।
एक बार सभी लोग चैट पे कंफर्म करो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। एवरीवन, चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम और बाकी है। क्या? देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मुझे ये असेंडिंग में चाहिए। जब मैं इसे असेंडिंग करूँगा तो ये वाली चीज़ एक ही कॉलम एक ही टेबल में होगी, तभी तो साथ साथ जाएगी, वरना तो नहीं जाएगी। तो या तो मैं काम करूँ, एक हेल्पर कॉलम डाल देता हूँ, अब ये एक ही कॉलम एक ही टेबल बन गया, या फिर इसे मैं कट करके यहाँ पे डालूँ तो बनेगा। तो दोनों में मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंफर्म करने के लिए कि जब मैं सॉर्ट कर रहा हूँ तो सब साथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं इसको कुछ कलर कॉम्बिनेशन दे देता हूँ, क्योंकि सेल का कलर भी साथ ही जाएगा ना फिर। ठीक, अब मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे और मैं गया डेटा टैब पे। ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, तो मैंने असेंडिंग पे क्लिक किया। देखो ध्यान से, कलर के साथ सब कुछ साथ साथ गया ना। अगर खाली ये जाता तो ये चीज़ नीचे रह जाता कलर। तो अब कुल मिला के ये किस में है? असेंडिंग में है। इससे मेरा काम ये वाला तो चल गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ? नो फिल कर देता हूँ। कलर की ज़रूरत क्या है? ये हेल्पर मैंने ज़बरदस्ती डाला था, इसको हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है वो समझिए। मैंने ये वाला तो ले लिया है, मतलब मैंने लॉन्ग टर्म डेट भी ले लिया और मैंने करंट मैच्योरिटी भी ले ली, बट मैंने ये 137 तो नहीं लिया, जो कि क्या है? बैंक बोरोइंग। तो फिर ये बैंक बोरोइंग में कहाँ लिखूँ? इसके ऊपर यहाँ डाल देता हूँ। बैंक बोरोइंग कितना है? 137। बस मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने के उस पर आ गया। उसके बाद फिर आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? क्या बना लिया मैंने? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग डेट। इसके हिसाब से मैंने सिर्फ ये बनाया है, बट चेंज इन डेट ही बनाना पड़ेगा, ओपनिंग ही बनाना पड़ेगा। मैं बना दूं? बोलो यस, मैं बना देता हूँ। फिर इसके बाद आप लोगों को मैं टाइम दूंगा 5 मिनट का। आप लोग इतना बनाने की कोशिश करना, बन गया तो ठीक है, नहीं तो अपना घर पे बनाना। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डेड वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ ला करके इधर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। फिर नीचे गया, यहाँ पर फिर से पेस्ट। तो एक्चुअली क्लोजिंग तो ये है ना, ये क्या है? दिस इज चेंज इन डेट एंड दिस इज ओपनिंग डेट। अब एक बात बताओ, ये चीज़ ओपनिंग में आएगी कि क्लोजिंग में आएगी? ओपनिंग, मुझे ये वाला सेक्शन सिर्फ कहाँ रखना है? क्लोजिंग में, सिर्फ यहाँ पर। एवरीवन, डिड यू गेट इट और नॉट? सब लोग बताओ, आपको भी क्लियर है? चलो, तो अब ये वाली फाइल मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। इससे आगे सब लोग मिलके काम करेंगे, जो भी करना है। ठीक है, फिर भी आप लोग 5 मिनट का टाइम लगाओ, 5 मिनट का टाइम लगाओ और इसको बनाने की कोशिश करो। जो आपको बन सकता हो बनाओ, फिर मेरे वाले एक्सेल फाइल पे ही काम करना। जून बैच,
आपको एक फाइल मैंने शेयर कर दी है, इस फाइल को आप डाउनलोड करिए और 5 मिनट बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हर्ष क्या चीज़ है जो क्लियर नहीं हो, जरा मुझे बताओ एक बार। लास्ट स्टेप में क्या बताऊं मैं, सॉर्टिंग करना या ये जो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है वो? चैट पे लिख दो आप एक बार। सर ये वाली ब्लैंक मैंने यहाँ पे भी तो रखी है, इनको बिल्कुल ऐसे मर्ज कर दूं क्या मैं? ऐसे बिल्कुल मर्ज कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। हमें कुछ तो स्पेस रखना पड़ेगा ना, ताकि वो चीज़ें ठीक रहें, क्लैरिटी रहेगी। ओपनिंग, चेंज इन डेट सब क्या है। हर्ष मैंने सिर्फ ये किया है लास्ट स्टेप में कि मैंने ये कॉपी करके लाया था इस तरीके से, ठीक है। यही सेम यहाँ पर चेंज इन डेट में भी था, सेम यहाँ पर ओपनिंग डेट में भी था। बट जो डेट है एक्चुअली 2021 में वो क्या है, वो सिर्फ क्लोजिंग में रहेगा ना, वो चेंज इन डेट में थोड़े रहेगा। चेंज इन डेट में तो अगले साल रहेगा, ओपनिंग डेट में तो अगले साल रहेगा। चलो इसको करके देखो एक बार, कुछ करना है तो करो, नहीं तो मेरे वाली फाइल एक्सेल डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। डाटा शॉर्ट करते हैं सर, सिलेक्ट करके टेबल जितना एरिया है उसी को सिलेक्ट करना पड़ता है। डाटा शॉर्ट जो कर रहे थे क्लियर नहीं, जब डाटा सॉर्ट करोगे तो किसी एक कॉलम पे कर्सर रखोगे, हाँ, और फिर आप उसको सॉर्ट कर दो, लेकिन पूरा टेबल सॉर्ट हो जाएगा। फिर क्लोजिंग डेट वाला जो ऊपर लिखा था वो भी शॉर्ट सब करना ही ना, साथ साथ लेके जाना है। घुमा के लैपटॉप 2031 में चलाएंगे 46 to 30। डेट के ऊपर एक रो ब्लैंक इंसर्ट कर दो। आप सेम स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे हो ना, डेट के ऊपर एक रो, हाँ, वरना वो एक टेबल बन जाएगा।
को इंसर्ट करके उसके बाद करनी पड़ेगी। मैंने पहले जब किया था तब ये मेरी डाटा में नहीं था, ये बैंक बोरोइंग ये बाद में लिया है मैंने। ओके, जब उसके बाद करके हैं तो नहीं होगा, ब्लैंक रो इंसर्ट करना। मैं आपको ये क्लास एक्सेल की नहीं है, मतलब मैं एक बात समझा रहा हूँ। आप जैसे मर्जी कुछ भी करके अपना डाटा सही सेट करो, है ना। तो आपने मुझसे पूछ लिया तो मैंने बताया कि भाई जब ये यहाँ पर करोगे ना तो ये अलग रहना चाहिए ये वाली चीज़, और यहाँ पर कुछ होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत है। चलो भाई सब लोग मेरी फाइल यूज़ करो जो मैंने आपको भेजी है अभी, देखेंगे ध्यान से क्या करना है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा मैं बैंक बोरोइंग में इक्वल टू 2022 में, बैंक बोरोइंग 2022। ओपनिंग क्या होगा, पिछले साल का जो क्लोजिंग है ये 137, यही है। अब 137 और ये 2021 के नोट्स में एक सेल ब्लैंक है, तो उधर भी होगी। इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो और एक बार चेक कर लो इस सेल पे जाने का शॉर्टकट क्या है। अगर डायरेक्ट जाना है तो मुझे कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, देखो यहाँ से एग्जैक्ट आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब वापस वहीं जाना जहाँ से मैं आया, कंट्रोल जी और एंटर, वापस गए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, कंट्रोल डी लास्ट तक और फिर कंट्रोल आर। आगे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले साल का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको भी कंप्लीट करते हैं। आइए नीचे, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू कहाँ पे, बैंक बोरोइंग के सामने, और अब मैं यहाँ से क्या लूँगा, ओपनिंग बैंक बोरोइंग प्लस चेंज इन बैंक बोरोइंग। आपकी गलती क्या हो सकती है, आप ये ले सकते हो, इनमें से कोई हो सकता है, आप ये ले लो, हो सकता है इनमें से कोई ले लो, या हो सकता है इनमें से कोई ले लो, मत करना। एग्जैक्ट बैंक बोरोइंग ही लेना है, ठीक है। योगेश अपने आप को म्यूट करो। इसके बाद इसे कंट्रोल आर। सेम क्यों आया, क्योंकि चेंज इन डेट में कुछ भी नहीं है। इसे कॉपी करके लास्ट तक पेस्ट कर दो। तो कुल मिला के मैंने अभी आपको क्या सिखा दिया, ये वाला सिस्टम बनाना सिखा दिया। ओपनिंग क्लोजिंग क्या रह गया, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला क्या सेट करना वो रह गया, ठीक है। इसको सब लोग साथ साथ करो, पहले ओपनिंग बनाओ और फिर क्लोजिंग। सब लोग करिए, फिर बात करते हैं। देखो क्लोजिंग डेट कैसे आएगा, इक्वल टू ओपनिंग डेट
बैंक बोरोइंग प्लस दिस बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग के सामने से लेना है सब कुछ, क्योंकि मैं फॉर्मूला बैंक बोरोइंग का लगा रहा हूँ। फिर कंट्रोल R और फिर कंट्रोल D। कंट्रोल D करो या कॉपी पेस्ट करो, जो आपको करना करिए। ये वाली फाइल मैंने आपको फिर से शेयर कर दी है। किसी को चाहिए हो तो यूज़ कर सकता है। अब आइए देखते हैं ज़रा इधर। बैंक बोरिंग में फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा रहे हैं इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट को मैं क्या कह रहा हूँ, रीपेमेंट शेड्यूल। यहाँ पे हम क्या करें, रीपेमेंट करेंगे, और यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट आई तो बोरोइंग करेंगे। तो देखते हैं ज़रा फॉर्मूला कैसे लगा। इक्वल टू इफ करंट ईयर बराबर है ड्यू ईयर के। अगर करंट ईयर और ड्यू ईयर दोनों बराबर हैं तो जो ड्यू अमाउंट है वो पे करो, यानी किसे पे करो, ये वाला ड्यू अमाउंट, वरना जीरो, ब्रैकेट क्लोज। अभी तो क्या है, 2022 चल रहा है और ये 2021 है, तो वैसे भी जीरो है, कुछ पे होना नहीं है, लेकिन इधर तो पे होगा। यहाँ पे 2022 है करंट ईयर, और ड्यू ईयर भी 2022 है, और 2022 का अमाउंट क्या है 682, तो ये पे होना ही होना है। लेकिन फॉर्मूला सेट करने से पहले, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर करने से पहले क्या करना पड़ेगा, देखो G2 यानी कि ये वाले सेल, इसकी रो लॉक कर दो, और D31 यानी कि ये इसका कॉलम लॉक कर दो। कंट्रोल डी कंट्रोल आर, ध्यान से देखेंगे 2022 में कितना पे हुआ 682, 2023 में ये दोनों पे हो रहे हैं क्योंकि ये कॉलम भी 2023 का है। फिर 2024 में कुछ पे होना है तो फिर 24 में पे होने लग रहा है, राइट। अगर मैं इसको 2024 कर दूं तो ये जो 207 की पेमेंट यहाँ हो रही है वो अगले कॉलम में होगी, क्योंकि जो उसका पर्टिकुलर ईयर बनता है उसी में तो पे करेगा ना वो। फॉर्मूला सेट करिए सब लोग। आप कहाँ से आते हो? 2 घंटे की क्लास के लिए 3 घंटे का सफ़र, 3 घंटे नहीं 1 आवर लगता है एक बार आने में जाने में घर से। मैं ऑफिस से आता हूँ। अच्छा ऑफिस से आए हो अभी? कहाँ पे काम कर रहे हो? अच्छा रियल एस्टेट कंपनी है, आपका क्या काम उसमें? ओके वेरी गुड। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग देखते हो आप? सारा देखते हो? फिर क्या नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है आपका? बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस से बैंक से कोऑर्डिनेशन, बैंक से फंडिंग वगैरह सारा प्रपोजल वगैरह, कंप्लायंस वगैरह। ये आप बनाते हो या बैंक से तो कोटेशन मंगाओगे आप खाली? बैंक से हमारा कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसकी कैश फ्लो वगैरह बना के आप बनाते हो? तो फंड्स कितना लेना पड़ेगा क्या? वो सारा उससे प्रोजेक्ट IRR सब NPV सब आप निकालते हो? एनपीवी उसमें तो कैश फ्लो पे बेस पे करना है बैंक। बैंक नहीं, आपका डिसीजन तो उसी बेस पे होगा ना कि क्या रिटर्न आ रहे हैं हमारे। यहाँ तो नहीं, बाकी दूसरी कंपनी करते हैं, यहाँ तो बैंक के लिए फंडिंग के लिए प्रपोजल बनता है, बाकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी निकालनी है, कल आया निकालनी है, कोई निकालनी है। आपको रियल एस्टेट का मॉडल अच्छा लगेगा हमारा एक रियल एस्टेट का मॉडल काफ़ी अच्छा मॉडल है वो। मंथली हम रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाते हैं।
बहुत अच्छा। बेसिकली हाँ, बहुत अच्छा मॉडल, कमर्शियल वाला ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपर। रिटेल उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आप कुछ भी बना दो। नहीं, रिटेल एस्टेट का तो मैंने बना रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, सबका हो गया यहाँ तक। ये जैसे ही आपका हो जाता है ना, आप चैट पे कंफर्म किया करो, या फिर मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। अब क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके हिसाब से मुझे पता लग जाता है, ऑनलाइन में तो आपको लिखना पड़ेगा ना। चलिए, अब जरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या मैं बता देता हूँ। जैसे एक सेकंड के लिए मैं ऊपर आया और इसका जो मिनिमम परसेंटेज है वो मैं मन कर देता हूँ। आप सब लोग एक काम करो, परसेंटेज जो है ना मिनिमम कैश बैलेंस 1% कर दो, और मैं शेड्यूल में जाके कैपेक्स भी थोड़ा कम कर आता हूँ। मुझे इसका पैसे बढ़ाने हैं। जैसे यहाँ पे कैपेक्स कितना है, 4% है, इसको मैं 3% कर देता हूँ। बस इतना ही कर दो। कैपेक्स 3% कर दो और मिनिमम कैश बैलेंस 1% कर दो, तो आप देखेंगे कि आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया है। आपका जो फ्री कैश फ्लो डेट है वो इंक्रीज हो गया है, और हम इस 871 के अमाउंट में से सिर्फ 682 पे कर रहे हैं। बाकी पैसा कहाँ है? हमारे पास 682 की पेमेंट है और ऊपर अमाउंट कितना है, 871। तो पैसा हमारे पास ज़्यादा है, रीपेमेंट हमें कम करनी है। तो बचे हुए पैसे का आप क्या करोगे? वी वांट टू यूज इट फॉर प्री पेमेंट। ये अभी हमने क्या सेटअप दिया है, दिस वाज फॉर कंपल्सरी पेमेंट, कि जब पेमेंट आएगी तो कर देंगे, लेकिन जब पैसा अवेलेबल है तो क्यों ना हम उसको प्री पेमेंट के लिए यूज़ करें। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो अब देखो करना क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे थे शेड्यूल के अंदर, जब हमने देखा 150 ये सब पे कर दो, हमने इसको -150 कर दिया, इसको -180 कर दिया, फिर देखो कि कितना पैसा बच गया, 170 बच गया 500 में से, तो सिर्फ 170 यहाँ पर पे करो, है ना। तो मैं एक्चुअली फॉर्मूला पहली सेल से ही लगाऊंगा कि मेरे पास कितना पैसा और कितना मुझे पे करना है, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना पेमेंट की, तो मैं अभी फॉर्मूला यहाँ इस वाली सेल में लगाऊंगा, लेकिन वो फॉर्मूला बाद में ऊपर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। समझाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो देखो जरा, F2 किया, ये 0 हटाया। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये ड्यू ईयर बराबर है करंट ईयर के तो पेमेंट करो, और अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या करो, चेक करो कि कितना पैसा अवेलेबल है अब तक की पेमेंट होने के बाद। अब तक यानी कि इस सेल से पहले 2 पेमेंट ऊपर हुई है ना, 2 पेमेंट हुई हैं, तो अब तक मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा के बताऊँ आपको, यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या लगाऊंगा कि इक्वल टू दिस प्लस सम, इन दोनों का सम, ये पैसा मेरे पास बच गया। इस पैसे में और इस पैसे में मिनिमम क्या है, 170, तो 170 पे करूँगा। अगर ये पैसा मेरे पास ज़्यादा होता तो फिर मैं 230 पे करता। अगर भाई 230 कम होता तो ये पे करता, 170 कम है तो 170। अब कल को यहाँ पर पैसा मान लो 700 रुपये हो जाए, तो अब मैं 370 थोड़े पे करूँगा, अब तो मैं 230 पे करूँगा। तो एक फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा यहाँ पे कि मिनिमम कॉमा ये 230, इन दोनों में से जो भी मिनिमम हो उसे माइनस कर दो। 230 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 500 कर दूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 170 और 230 मिनिमम क्या है, 170। तो अब देखो ये वाला अमाउंट पे हो गया। ये सेटअप मुझे अब यहाँ डेट शेड्यूल में देना है। आइए देखते हैं कैसे। इस 0 को हटाया, माइनस मिन में सबसे पहले क्या आएगा, बचा हुआ पैसा। तो बचा हुआ पैसा कैसे निकालूंगा, देखना जरा ध्यान से।
ये फ्री कैश फॉर डेट प्लस सम किसका, इन दोनों का। लेकिन मैं जानबूझकर एक थर्ड सेल ले रहा हूँ जो कि ब्लैंक है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जीरो ही है, जीरो ही काउंट होएगी, तो मैं इसको भी ले रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो नंबर 1 पे आया, ये कैलकुलेशन क्या आ रही है, बचे हुए पैसे, बैलेंस्ड अमाउंट कोमा जो डेट है 2023 का, यही तो है ना। इन दोनों में जो मिनिमम हो वो पे करो। अब देखो ये 189 कैसे आया, मेरे पास इतने पैसे थे, इसमें से 871 में से 682 पे हो गए, तो कितने बच गए 189, तो 189 मैंने पे कर दिया, सिंपल। अब इस फॉर्मूले को मैं कंट्रोल डी कंट्रोल आर करूँगा, तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो G7 है इसकी रो लॉक करनी है, और उसके बाद ये G30 है ना, इसकी भी रो लॉक करनी है, क्योंकि ये जो रेफरेंस है ना ये नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, देखो कंट्रोल डी किया मैंने इसको, जब मैं फॉर्मूला यहाँ लगाऊँ तो ये इन दोनों सेल का टोटल करे, लेकिन जब फॉर्मूला इधर लगेगा तो वो इन तीनों का करे, जब फॉर्मूला यहाँ लगेगा तो इन सब का करे, जब फॉर्मूला और यहाँ लगेगा तो इन सब का करे। यहाँ पर वो ये देखना चाह रहा है ना कि अब तक कितनी पेमेंट हो गई है, हो सकता था जीरो की वजह कुछ पेमेंट हो रखी होती तो वो माइनस कर, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला अब ऊपर भी लगेगा, और फिर ये वाला फॉर्मूला कंट्रोल आर भी होगा। तो आपको सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मिन का फंक्शन लगाना है फॉल्स वाले पार्ट पे, शुरू करिए लगाना, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे।
चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगेगा बैंक बोरोइंग के केस में कि इक्वल टू माइनस मिन दिस प्लस सम ऑफ ऑल दीज पेमेंट्स। ये भी तो है ना कि बचा हुआ पैसा कोमा दिस 137, तो ये तो जीरो ही आएगा क्योंकि जितना ही पैसा था उसको हमने यूज़ कर लिया इनकी रीपेमेंट में। अगर मैं पैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये वाला अमाउंट भी पे हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ आया मैं और यहाँ पे मैंने बढ़ा दिए मान लो 10,000 रुपये, ज़बरदस्ती बढ़ा दिए। देखिए क्या हुआ, आपके सारी पेमेंट इसी पर्टिकुलर एरिया में पे हो गई, उसके बाद भी पैसा बच जाएगा तो ये 137 भी पे हो गया। करो इसको ज़रा। चलिए देखते हैं अब इधर आएंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल डेट। टोटल डेट कैसे आएगा? सम, एक तो ये जो 137 है बैंक बोरोइंग कॉमा ऑल अदर बोरोइंग्स, ये जो भी लॉन्ग टर्म हैं, ये 2021 की बात हो रही है। तो सेम फॉर्मूला कंट्रोल आर करोगे तो 2022 भी आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा हमारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इक्वल टू बैलेंस शीट
करंट मैच्योरिटीज प्लस नोट्स पेएबल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, तो ये तीनों को मैंने टोटल कर लिया। तो देखो 7111 बिल्कुल सेम आ रहा है, इस वाले सम का ये वाला सम बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हिस्टोरिकल डेटा हमने सही लिया था, यही बस मैंने खाली क्रॉस चेक करवाया। अब क्या है, इसमें से कुछ करंट मैच्योरिटीज़ हैं। करंट मैच्योरिटीज़ क्या हैं, अगर वो आप बैलेंस शीट में जाओगे तो ये 712 करंट मैच्योरिटी है। यही मैच्योरिटी आपने यहाँ भी देखी, ये है ना 712। तो आप टाइप कर लो या फिर लिख लो, मतलब लिंक कर लो वहाँ से। तो फिर लॉन्ग टर्म डेट क्या बचेगा, इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट मैच्योरिटी, ये तो है ही है, माइनस ये बैंक बोरोइंग भी, क्योंकि ये कंपनी इसी तरीके से लिख रही है, हम भी वैसे ही लिखेंगे। अब ये इसका जो करंट मैच्योरिटी का फ्यूचर का अमाउंट है वो फॉर्मूले से लेके आएंगे। पहले एक बार सब लोग इतना करके देखो। आपका ना ऊपर नेगेटिव अमाउंट आ रहा होगा। क्या किया आपने ऐसा? ये बोरिंग आ रही है ना, इस बोरिंग को रोकना चाहेंगे हम। मेरे में भी आ रही है क्या, लेके जाओ ऊपर? नहीं, फिर वैल्यूज अलग अलग नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है? आपका मेरा अमाउंट सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट होगा सर फाइल सेम क्यों नहीं यूज़ कर लेते हो फिर आप? ये 1% कर दिया आपने, शेड्यूल में कैपेक्स भी 3% है। इसका इलाज अभी करना है कि बोरिंग ना हो वहाँ से। ओके, हाँ, लेकिन मैं एक बार मॉडल कंप्लीट करा दूँ। ठीक ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म डेट कैसे आएगा, टोटल डेट माइनस करंट मैच्योरिटीज माइनस बैंक बोरोइंग, तब लॉन्ग टर्म आएगा। इसे कंट्रोल आर करेंगे, लेकिन अभी करंट मैच्योरिटीज हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए अभी हमारा काम
बाकी है। अभी जो मैंने चेंज इन डेट का फॉर्मूला लगवाया है उसमें भी थोड़ा काम अभी बाकी है, अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है। इसमें हमें किसी वजह से ये जो वैल्यूज़ फ़िलहाल नेगेटिव दिख रही हैं ये प्लस में दिख सकती हैं, उसका मतलब बोरोइंग हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आके ऊपर अगर थोड़ा कैश कम कर दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है, इतने की अब यहाँ पर बोरिंग होते हुए दिखाई दे। ये देखो 166 की आपके पास बोरिंग हो रही है, एंड वी डोंट वांट टू बोरो। ये 563 यहाँ पे भी हो रही है, ये 163 तो वो हो रही है जो ऊपर माइनस है। उसके बाद ये कंपलसरी पेमेंट होनी है, इनको भी बोरो कर लिया गया, तो ये बोरिंग मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये बोरिंग मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए क्या करना भी बाकी है मेरा काम, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक बार रास्ता दिखा दो ना दिल्ली तक का, फिर इसको वापस आकर के कुछ और करके देख लेंगे इसके अंदर। चलो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊँ मैं, सम इफ़ या इफ्स कोई भी लगा सकते हो, तो मैं लगा लेता हूँ सम इफ़ ही लगाता हूँ क्योंकि एक ही कंडीशन है। तो सबसे पहले बोला रेंज, तो रेंज मैंने बनाया ये वाले ईयर्स, ठीक है, कोमा। फिर है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मैंने बनाया नेक्स्ट ईयर को। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि 2023 इस रेंज में कहाँ कहाँ पे है। अगर वो इस रेंज में मिल गया, जैसे कि उसे मिल रहा है 2023 2 बार, तो इस वाले रेंज में से टोटल करो भाई। ये जो अमाउंट है कौन सा 356 और 207, ये अगले साल ये जीरो हो गया ना, मतलब इस साल पे हो गया, तो ये अगले साल पे हो रहा है। तो इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आना चाहिए, शॉर्ट टर्म करके आना चाहिए, करंट मैच्योरिटीज करके आना चाहिए, तो आ तो गया, ठीक है। हम इस फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2023 को यानी कि नेक्स्ट ईयर को इस ड्यू ईयर में मैच करो, अगर मिल जाए तो इस कॉलम से टोटल उठा लो। अब जो मैं फॉर्मूला कंट्रोल आर करूँगा तो ये रेंज तो लॉक करूँगा, सीधी सीधी बात है, बाकी कुछ लॉक नहीं करना, क्योंकि इस कॉलम में मुझे टोटल जो चाहिए वो मुझे इस कॉलम से चाहिए। सम रेंज तो मेरी बदलेगी ना हर बार, फिर इसमें से चाहिए, बस यही काम है। और इसी के साथ हमारा काम कंप्लीट होते हुए दिखेगा आपको कि हमारा मॉडल अब एंडिंग स्टेज पर आ गया है। 10 मिनट और मुश्किल से और ये मॉडल फिनिश। लगाइए फॉर्मूला, दीपांशी आपकी वैल्यूज अलग होंगी, कोई अजम्पशन अलग होगी, कुछ ना कुछ होगा, इसलिए आपका लॉन्ग टर्म डेट और हमारा लॉन्ग टर्म डेट अलग आ रहा है। फाइल मैंने शेयर की थी, उसको यूज़ करोगे तो ठीक हो जाएगा। इसमें लगाएंगे तो करंट मैच्योरिटी इससे भी मिल जाएगी। हाँ जी, ये वाला एफ वाले कॉलम में इस साइड
डिविडेंड का 50 वाले जो है तो है तो नहीं नहीं, ये कंपनी ने रिपोर्ट किया तो हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। कंपनी ने अपने हिसाब से बता दी ये चीज़ कि हमारी इतनी करंट मैच्योरिटी है, हम उसने फिर हमें जो दिया शेड्यूल उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। जैसे इससे मैच करें तो इसमें डिफरेंस आ रहा है। हम देख लेते हैं, पता नहीं क्यों डिफरेंस आ रहा है, चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। ये 712 वो कह रहा है ना हाँ कि उसकी करंट मैच्योरिटी, मतलब ये 2022 की पेमेंट होनी चाहिए। तो 2022 कहाँ है यहाँ पे, ये रहा 2022, ये 682 है। अब ये जो अमाउंट है ना, ये देखो यूरोज में है, और ये वाला जो अमाउंट है ये यूएसडी में है, तो कन्वर्जन चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे, मतलब एक्सचेंज रेटिंग होगा। भाई ये यूरो अमाउंट है 600 पाउंड, ये क्या है, स्टर्लिंग पाउंड है क्या ये, मतलब एक डिफरेंट करेंसी है, इतना कहना ठीक है ना। लेकिन ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये सारी यूएसडी में है, उनके कन्वर्स्ड वैल्यूज़ हैं ये, यूएसडी कन्वर्स्ड वैल्यू। और यूएसडी कन्वर्स्ड वैल्यू कब, बैलेंस शीट डेट पर। जैसे हम फिर बाहर कन्वर्ट में आते हैं, जैसे उसमें भी कन्वर्जन ऐसे आएगा। तो ये कंपनी तो है हमारी। देखो क्या होता है ना, एक चीज़ समझना, मेरे से क्लास में किसी ने पूछा कि भाई दूसरे कुछ बनाएंगे मॉडल, तो वहाँ पे कुछ नए कॉन्सेप्ट भी है जो आपको सीखने पड़ेंगे, वो ज़िंदगी भर की लर्निंग है। मेरी आज तक ख़त्म नहीं हुई, आपकी भी ख़त्म नहीं हो, आपको 12-13 साल हो गए काम करते हुए, ख़त्म नहीं हुई यार लर्निंग, ठीक है। मेरे को पढ़ाते हुए 15 साल हो गए, मेरी भी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। जब आप ऑफिस में काम करते हो तब तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। अगर आप सीखने की प्रोफाइल पे नहीं हो, फिर बात ख़त्म है, फिर आप कुछ नहीं कर रहे। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको डेली फाइनेंस का, अकाउंट्स का या मार्केट का कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिल रहा, तो फिर आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब आपकी प्रोफाइल, आपकी नॉलेज सब स्टेगनेंट स्टेज में आ गई है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ सीखने को मिले, चाहे वो वैल्यूएशन मिले, चाहे वो एक्सेल मिले, वो मॉडलिंग के रिगार्डिंग मिले, कुछ ना। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई हमारे भी तो ऐसे हो सकते हैं नोट्स, अलग अलग कंपनी ने डेटा दे दिया, हमारे पास ना भी हो, तो फिर वो करेंसी कन्वर्जन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमें सीखने पड़ेंगे। और वैसे फ़िलहाल तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन का उस करेंसी का रेट, एक्सचेंज रेट क्या है, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। अब इसमें कुछ लॉस या कुछ गेन भी होगा, वो इनकम स्टेटमेंट में जाने दो, सीधी सीधी बात है, ठीक है। भाई पिछले साल आपने बैलेंस शीट वैल्यू दिखाई 100 रुपये का यूएसडी, इस साल वही वैल्यू बढ़ करके 120 हो गई या 80 हो गई, तो कुछ गेन या कुछ लॉस हुआ ना वहाँ पे, उसकी रिपोर्टिंग करो, क्या होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये लॉन्ग टर्म डेट को बैलेंस शीट में ले जाते हैं, इक्वल टू ये डेट शेड्यूल, लॉन्ग टर्म डेट, नोट्स पेएबल शेड्यूल। नोट्स पेएबल क्या चीज़ है, हाँ ये नोट्स पेएबल एक्चुअली बैंक बोरोइंग है, बैंक बोरोइंग, ये 137। और करंट मैच्योरिटी तो आपने देख ही ली क्या है, ये करंट मैच्योरिटी है। सबका यहाँ तक हो गया है, सब लोग बैलेंस शीट में वैल्यूज ट्रांसफ़र करिए और चेक कंफर्म करिए। और ये वाली फाइल मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। अगर बाई चांस कोई बच्चा पीछे है तो फाइल यूज़ कर सकता है।
चलिए अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम बाकी है। इधर आइए, इंटरेस्ट एक्सपेंस। किसका इंटरेस्ट एक्सपेंस? इन सभी के ऊपर ना। ये मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। एक छोटा सा काम हमें करना पड़ेगा, ये रेट्स मैं ले लेता हूँ। वैसे रेट्स की ज़रूरत नहीं है, एक काम करना पड़ेगा। देखो ये रेट्स है ना, यहाँ पे इसके केस में कुछ रेट लिखा नहीं हुआ, 0 है ना इस अमाउंट के बदले में, तो मैं यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू उठा लेता हूँ, इन सब का एक एवरेज अमाउंट। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी क्योंकि 137 का भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एक एवरेज वैल्यू यहाँ से भी उठा लेते हैं। तो अब सबका रेट आ गया हमारे पास, एक एवरेज यहाँ पे लिख लिया और एक यही एवरेज ऊपर भी लिख दिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू एवरेज ऑफ डेट, एवरेज ऑफ ये दोनों, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय ये रेट। इसका कॉलम लॉक करना पड़ेगा ताकि आगे ना आए, बट रो नहीं करना क्योंकि नीचे आना चाहिए। तो इसका हम सिर्फ कॉलम लॉक कर देते हैं। सी पे डॉलर लगाया मैंने, ध्यान से देखेंगे तो कंट्रोल R कॉपी करके ये छोड़ना पड़ेगा ना क्योंकि वो ब्लैंक है वहाँ पे। आ गया। अब कुछ नहीं करना, टोटल करो बैंक बोरोइंग वाले का और ये सारा। इसको कहाँ लेके जाऊंगा? इनकम स्टेटमेंट। करो सब लोग एक बार। जिन जिन के सामने रेट नहीं लिखा हुआ था 2.75 लिख दो, बल्कि एवरेज फॉर्मूला लगाओ ना, लिखना नहीं है, एवरेज का फॉर्मूला लगाओ। एक तो ये लिखा है मैंने और एक ये लिखा है, जो कलर कर दिए ना, इन दोनों पे लिखा है ये वाला वैल्यू। फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पे 2022 में लगाना है, 21 में थोड़ा ना लगाना है, 2022 में लगाना है। एवरेज ऑफ डेट, एवरेज मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग और इस साल का क्लोजिंग, तो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग, दोनों का एवरेज। आपके ग्रुप पे मैंने 10 रिसर्च रिपोर्ट शेयर करी हैं, इनमें से कोई भी रिसर्च रिपोर्ट आप ओपन करो और कोशिश करो वो पर्टिकुलर एक रिसर्च रिपोर्ट, पहले सारे देख लेना, जिसकी रिसर्च रिपोर्ट आपको पसंद आए उसकी रिसर्च रिपोर्ट को वर्ड बाय वर्ड पूरा पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बड़ी नहीं होती ये, 5 से 10 पेज की रिसर्च रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी जनरली। जैसे ऐसे ऐसे डायरेक्ट की है, मैं देखता हूँ कितनी बड़ी है ये।
लास्ट के 2 पेज तो वेस्टेज होती है, 6 पेज की रिसर्च रिपोर्ट है, लेकिन इसमें देखने के लिए आपको 50 चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी लर्निंग के लिए बहुत है। एक जेपी मॉर्गन की भी रिसर्च रिपोर्ट मैंने आपके सामने शेयर करी यहाँ पे, ये भी 8 पेज की है, लेकिन इसमें रीडेबल अमाउंट है, रीडेबल केवल आपके 5 पेज ही हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है वाली रिसर्च रिपोर्ट, बट ठीक है, पढ़ने के लिए ठीक है। और ये जून के महीने की रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, तो अभी रेलेवेंट है ये। आशीष उनके रिसर्च अमाउंट दिए हुए नहीं है, इसलिए एवरेज उठाया। अब ये जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, इसे लेके जाओ एनुअल इनकम स्टेटमेंट में, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ इक्वल टू डेट शेड्यूल, ये टोटल इंटरेस्ट। इसको डालने के बाद एक सर्कुलर रेफरेंस आएगा, उसे आने दो क्योंकि वो समझना है हमें। अभी देखो ये क्या 0 आ रहा है डेट शेड्यूल में, यहाँ जाके देखोगे तो वैल्यू है, लेकिन अगर इसमें भी F2 करके एंटर कर दिया तो देखो ये भी 0 होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस आ गया। सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, जब आपका इनपुट आपका आउटपुट बन जाए, आउटपुट आपका इनपुट बन जाए, तो सर्कल बन गया। तो इस केस में सर्कल कैसे बना, आपका जो पैट आ रहा है वो आ रहा है इंटरेस्ट के बेस पर, इंटरेस्ट आ रहा है डेट के बेस पर, डेट आ रहा है CFO के बेस पर, CFO आ रहा है पैट के बेस पर, पैट आ रहा है इंटरेस्ट के बेस पर, इंटरेस्ट आ रहा है डेट के बेस पर। तो सब कुछ सर्कल में चल पड़ा ना। तो ये सर्कल को मैनेज करने का एक तरीका है कि आप फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, एक्सेल ऑप्शंस मिलेगा आपको कहीं पे, उसके बाद फॉर्मूलाज की टैब पर अनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन करना है। इस पर क्लिक करने से ये आपकी वैल्यूज पास कर देगा, उस सर्कल को बाईपास कर देगा। वैल्यूज आ गई सब जगह, यहाँ पर ही वैल्यूज आ रही हैं, और वो सर्कल जो बन गया था वो निकल गया। करो सब लोग। तो जैसे फाइल सेव करते हैं तो ये इसके बाद ही हट जाएगा या दोबारा? नहीं नहीं, ये लगा आपने एक्टिव फाइल को एक्टिव कर दिया, अनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन एक्टिव कर दिया आपने। ये एक प्रॉपर्टी भी है और एक ये प्रॉब्लम भी है। इस प्रॉब्लम को मैं मैनेज कर सकता हूँ, इस साल का इंटरेस्ट पिछले साल की क्लोजिंग में निकाल दूंगा, तो डेट इसी साल का थोड़े है, पिछले साल का है, तो सर्कल नहीं बना। वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये डेट बीच में से निकल के पिछले से आएगा, तो सर्कल है ही नहीं। अब ये इस साल जो डेट आएगा उसके बेस पे अगले साल इंटरेस्ट जाएगा, तो मैं ये करके मैनेज कर सकता हूँ। बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि आप जो इंटरेस्ट निकालोगे वो ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पर निकालो, क्योंकि जो डेट की पेमेंट है या बोरोइंग है वो ड्यूरिंग द पीरियड होती है, इसीलिए एवरेज लेना पड़ता है। चलिए बस 2 मिनट अब सामने देख लो, मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, ये वाला पार्ट तो बाकी है ना, चेंज इन डेट का। अब मैंने आपको एक बात पता नहीं समझाई कि नहीं समझाई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हर आइटम आप कोशिश करना बैलेंस शीट से लाओ, बताया था, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो डेट है, चेंज इन डेट है, वो कहाँ से ला सकता हूँ, शेड्यूल से ला सकता हूँ कि इस साल का टोटल डेट कहाँ है, देखो ये रहा, माइनस पिछले साल का टोटल डेट, तो ये आ गया ना 725। आप एक काम करो, बैलेंस शीट से लाओ, अमाउंट अब भी वही आएगा, ये दोनों कोमा ये लॉन्ग टर्म ब्रैकेट क्लोज माइनस सम पिछले साल का डेट, ये दोनों कोमा ये लॉन्ग टर्म डेट, इस साल का टोटल डेट माइनस पिछले साल का टोटल डेट, वही 725 ही आ रहा है। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि टेक एवरीथिंग फ्रॉम बैलेंस शीट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, यहाँ तक करो।
मैं ज़रा एक बार अंकुर सर से मिल के आ रहा हूँ, मैं बात करूँगा कि वो क्लास में आएंगे कि नहीं आएंगे। आप ये यहाँ तक कंप्लीट करने की कोशिश करो। चलिए देखिए सब लोग सामने देखिए, अबाउट टू कंप्लीट इट नाउ। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सरप्लस और डेफिसिट, फिर ओपनिंग कैश बैलेंस एंड देन क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो इक्वल टू ओपनिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, फिर कंट्रोल आर, ठीक है। फिर हम लेके आएंगे ओपनिंग कैश बैलेंस फ्रॉम दी बैलेंस शीट। मुझे कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ है मॉडल में, ऐसी फीलिंग आ रही है, बाकी देखते हैं। तो कंट्रोल आर, अभी कुछ बाकी है वैसे डेट शेड्यूल में, वो कराऊंगा मैं। ये जो क्लोजिंग कैश आया इसे आप कहाँ लेके जाओगे, बैलेंस शीट में, यानी कि इधर। तो इक्वल टू कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लोजिंग। अभी देखो अगले वाला जीरो है ना, जैसे ही मैं एंटर करूंगा आगे वाले कैश अपडेट हो जाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया ना सब कुछ, और यही चीज़ आपके डेट शेड्यूल में अपडेट हुई होगी, क्योंकि जो आपने डेट शेड्यूल बनाया था यहाँ पे ऐड ओपनिंग कैश, तो ये पहले 0 आ रहा था, अब ये अपडेट हो गया है। अब इस मॉडल में जो कमी है मैं वो बताने जा रहा हूँ। कमी एज इन कमी नहीं है, ये सिर्फ एक बात है जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपका ये है ना बोरोइंग का सेक्शन, इसमें 2 पार्ट हैं। ये वाला पार्ट हमने बनाया था रीपेमेंट के लिए, और ये हमने बनाया था बोरोइंग के लिए। तो अब यहाँ पर देखो कहीं कहीं पे बोरोइंग हो रही है, एंड वी डोंट वांट टू बोरो हेयर। अगर ये आपके लिए, आपके मॉडल के लिए ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें एक पार्ट और जोड़ते हैं कि जब रीपेमेंट हो तो रीपेमेंट कर, प्रीपेमेंट हो सकती है तो प्रीपेमेंट कर, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग मत कर। उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, वो कर देंगे हम। सिस्टम समझ में आ गया कि क्या हो रहा है? यस, ऑनलाइन बताओ जरा कि क्या इशू आ रहा है, ये क्लियर है? बैलेंस शीट चेक करोगे तो मैच हो गई होगी हमारी, नहीं हुई है। ये डिफरेंस देख लेंगे कहाँ से आ रहा है। 69 का डिफरेंस आ रहा है 140। ये डिफरेंस भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक तो देखो गड़बड़ कहाँ हुई है, कभी नहीं हुआ ऐसा कि मैच ना हो। आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना तो गड़बड़ हो गई है तो ढूंढते हैं इसको गड़बड़ कहाँ से है। ये हो जाएगा, मुझे पता लग गया कहाँ पे गड़बड़ है मेरे हिसाब से। तो देखो स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे तो ऐड बैक कर लिया, लेफ्ट साइड में कहाँ ऐड बैक किया है? क्या आपको याद है कि इसे एडिशनल पेटेंट कैपिटल में मैंने ऐड करने के लिए कहा था कि 00 लिख दिया था, यहाँ पर इसे ऐड करना है। तो जाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे ऐड कर दो। अब ये अमाउंट बाय अमाउंट मैच हो रहा था इसलिए पता लग गया, लेकिन अगर 2 गलतियां हो रखी होती तो फिर मुझे इसको गलती को निकालने में 5 से 10 मिनट लग जाते। अगर किसी और का मॉडल होता तो मुझे गलती निकालने में 20 से लेकर के 45 मिनट लग जाते। समझ गए मेरी बात? तो ये है कहानी। तो मॉडल हमारा मैच हो गया है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपनी अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट कर लो। ये फाइल आपके व्हाट्सएप पे आ रही है। अगर कोई ज़्यादा पीछे हो बच्चा ऑनलाइन में तो फिर वो ये वाले फाइल को यूज़ कर सकता है। फाइल व्हाट्सएप पे आ गई है। ये मॉडल कंप्लीट करने के बाद कल तो मैं आपको DCF वैल्यूएशन कराऊंगा। हाँ थ्योरी, एक दिन में प्रैक्टिकल हो नहीं पाता क्योंकि 3 घंटे थ्योरी चलेगी और लगभग 3 घंटे के आसपास प्रैक्टिकल, तो 6 घंटे तो मैं पढ़ा नहीं सकता। हाँ, और अगर मैं पहले पढ़ाता था तो फिर थ्योरी वाले पार्ट में कटिंग हो जाती है। कटिंग मतलब रिलेटिव वैल्यूएशन फिर आगे कराऊंगा, कुछ और कुछ आगे कराऊंगा। तो मैं एक ही बार में वैल्यूएशन का मेजोरिटी पोर्शन कंप्लीट करा देता हूँ थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली तो फिर अगली 3 क्लास में चलना ही है। और थ्योरी की मैं वीडियो शेयर करूंगा, अगर हो सके तो देख के आना। अभी कर देता हूँ, रह जाएगी वरना।
DCF की थ्योरी वीडियो आपके व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दी है, देख करके आना। चलिए यहाँ तक डन हो गया है, तो वापस डेट शेड्यूल में आते हैं। और देखो जैसे ये बोरिंग हो रही है ना, इस बोरिंग का कारण समझते हैं। यहीं पर ही समझ लेते हैं कि बोरिंग कैसे हो रही है, समझते हैं। देखो ऊपर यहाँ पर कैश कितना हमारे पास 589, और यहाँ पर पेमेंट्स कितनी हो रही है 695। बस यहीं पर ही सारा सिस्टम है। 589 और 695, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये वाला जो अमाउंट है ये कितना है, F9 करके पता लग जाएगा। ये है 589, और ये सम कितने का है, इन दोनों का टोटल 709 -709, यही तो है। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, माइनस आ रहा है। माइनस और इस प्लस में मिनिमम क्या है माइनस, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। बस इसी कहानी को हमें होने से रोकना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नंबर 1 है अगर ये नेगेटिव हुआ तो नंबर 1 और नंबर 2 में क्या मिनिमम होगा, नेगेटिव वैल्यू मिनिमम होगी। नेगेटिव वैल्यू जब बाहर आएगी मिनिमम के, माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इफ लगा सकते हो कि अगर मिनिमम 0 से कम है तो 0 दे दो, वरना जो आ रहा है वही दे दो। भाई यही तो करेंगे ना। मैं पहले सिखा रहा हूँ कि इफ़ अगर ये मिनिमम वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर 0 दे दो, वरना जो मिनिमम दे रहा है वो दे दो। अब देखो कंट्रोल D कंट्रोल R, तो ये जो प्लस की वैल्यूज़ आ रही थी अब वो नहीं आ रही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा था। हमने माइनस को क्या चेक कर लिया कि अगर ये मिनिमम का आंसर लेस देन 0 है, मतलब माइनस की वैल्यू है, तो 0 दे दो, वरना जो मिनिमम दे रहा वो दे दो। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था, मिनिमम दे रहा था, हमने उसे रोक दिया, ठीक है। या इसका एक उल्टा काम भी कर सकते हो, आप इफ मत लगाओ, आप मिन के बाहर मैक्स लगाओ, माइनस को बाहर ही रखेंगे और यहाँ पे आके कोमा 0। देखो अगर मिन का आंसर, समझना इस चीज़ को, अगर मिन का आंसर माइनस हुआ तो दूसरी वैल्यू क्या है 0। माइनस और 0 में मैक्सिमम क्या है 0 है तो 0 आ जाएगा। अगर मिन का आंसर प्लस हुआ तो 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा तो मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, जो आ रहा आने देगा। तो इफ़ ना लगा के आप मैक्स भी लगा सकते हो, बट इफ़ तो आपको पहले से ही आता था, मैक्स मैंने आपको अभी बताया है। अब देखना कंट्रोल D और कंट्रोल R, जो प्लस वाली वैल्यूज है सारी चली जाएंगी। और अच्छी चीज़ क्या है, देखो ऊपर अपने आप से ही वो जो पहले बोरिंग इधर हो रही थी वो बोरिंग अब इधर हो रही है। विद दिस आवर मॉडल एंड्स, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई है, हमारा कैश फ्लो बन गया है, हमारे सारे शेड्यूल्स बन गए हैं, और अब हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी। ऑफिस में क्या करना पड़ता है एक बात समझ लो, फिर मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगा, डिस्कशन अपनी चलती रहेगी। ऑफिस में क्या होता है, आपको मान के चलना एक मॉडल बना बनाया मिलेगा। जैसे अब इसके अंदर मेरे पास क्वार्टरली डेटा कहाँ तक था, मार्च तक का, 1 महीने 2 महीने के बाद ये जून का भी आएगा, तो जून का डाटा लेके मैं इस पूरे मॉडल को फिर से अपडेट करूँगा। इसको अपडेट करने में मुझे लग जाएगा 1.5 घंटा रफली। फिर मैं रिसर्च रिपोर्ट उठाऊँगा और जो जो अजम्पशन मैंने इस मॉडल में ले रखी हैं वो सारी अजम्पशंस को मैं चेंज करूँगा बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स। क्योंकि आपने मान लो 5 रिसर्च रिपोर्ट निकाल ली, 3 निकाल ली, ठीक है, उन तीनों रिसर्च रिपोर्ट का जो एवरेज अमाउंट होगा वो मेरी अजम्पशन बन जाएगा। या
किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंकर को हम फॉलो करते हैं, उसकी पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट निकाल लूँगा और उसने जो अजम्पशन ले रखी है एज इट इज़ मैं यू पुट कर लूँगा। और कुछ अजम्पशन मुझे रिसर्च रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी तो हिस्टोरिकल एवरेज से, कोई ट्रेंड देख के या कोई पब्लिकेशन पढ़ के, कुछ आर्टिकल पढ़ के, सीनियर से बात करके तब मैं अजम्पशन चेंज कर दूँगा। और फिर मेरे पास एक बना बनाया पैटर्न होता है वर्ड के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, जहाँ पर मैं रेशोज़ इसकी निकाल के DCF का प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे प्लेस कर दूँगा और फिर उठा के रिसर्च रिपोर्ट लिखूँगा। कुछ मेरी बात समझ में आई? देखो मैंने आपको एक रिसर्च रिपोर्ट भेजी है, ये ले लेता हूँ। चलो देखो ये रिसर्च रिपोर्ट है, इसका पैटर्न ध्यान से देखो। ICICI डायरेक्ट रिसर्च है ये, ठीक है। इसका पैटर्न देखना क्या है। कुछ बातें लेफ्ट में लिखी हैं, पर्टिकुलर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक प्राइस चार्ट और फिर कुछ की फाइनेंशियल समरी। ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने व्हाट्सएप पे। ICICI डायरेक्ट की दूसरी खोलते हैं। ये भी ICICI डायरेक्ट है भाई, ये तो थोड़ी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, पैटर्न में थोड़ा डिफरेंट है, बट फिर भी एक और खोल के देख लेते हैं। नहीं, कहाँ डिफरेंट है? पहला पेज ही तो डिफरेंट है, बाकी फिर से वही कुछ पर्टिकुलर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक प्राइस चार्ट, इसके नीचे की फाइनेंशियल थे, की फाइनेंशियल समरी, ठीक है। फिर से चलते हैं, देखते हैं कोई और रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल है क्या यहाँ पे। ICICI की निकालेंगे, ICICI डायरेक्ट या ICICI सिक्योरिटी, अलग अलग है ये। अच्छा अब एक काम करते हैं, ICICI सिक्योरिटीज़ की निकाल लेता हूँ दोनों। पहले ICICI सिक्योरिटी की ये वाली देख लेते हैं एक बार। ये तो ICICI सिक्योरिटी का एक पैटर्न है, इस पैटर्न को थोड़ा सा दिमाग में रखना। दूसरी भी निकालूंगा अभी मैं। देखो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, ठीक है। वापस चलते हैं व्हाट्सएप पे और ICICI सिक्योरिटीज़, ये देखो देखो सेम वही पैटर्न की चीज़ है। तो मैंने अभी एक मिनट पहले क्या बात कही थी आप लोगों को, सेम वही पैटर्न है कि नहीं है? ये सारे अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात कह रहा था कि ये मॉडल बन गया, आपने अपना वेरियस सोर्सेज से अपनी असम्पशन सेट कर दी, इसके ऊपर एक DCF लग गया, इसकी रेशियो एनालिसिस हो गई, आपका रिलेटिव वैल्यूएशन भी इसी के ऊपर हो सकता है, हो गया। पूरी रिसर्च का सारा डेटा आपके एक्सेल में आ गया। अब आप क्या करने वाले हो, स्क्रीनशॉट उठाने वाले हो, ठीक है। और उसको उठा करके जो वर्ड का पैटर्न बना हुआ है, आपका वर्ड पे बनता है सारा, ठीक है। जैसे वर्ड पे मैं सिखाता तो नहीं हूँ वर्ड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर बात करना चाहो 1 मिनट के लिए, आप अपने बॉक्सेस बना बना के छोड़ देते हो और उनमें उठा उठा करके आप, जैसे ये उठा लो ना, कुछ बना हुआ है तो सर यहाँ पे ये देख लेते हैं क्या है। ये तो CV लग रहा है ना किसी का, CV नहीं चाहिए, चलो तो ऐसे ही लगा लो। हम उठा उठा करके उसको प्लेस करेंगे। मैं कुछ और देखता हूँ कहाँ से मिलेगी कोई टेम्पलेट ऐसी बढ़िया सी, मोर टेम्पलेट्स, इंसर्ट योर टेबल, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, ये शेप बनाओ, एक शेप यहाँ बना दी, एक इधर बना दी, एक नीचे बना दी, कोई बॉक्स छोटा कोई बड़ा, आपको जा जा करके उसमें चीज़ें डालनी है। इसमें क्या डालनी है, इसके ऊपर लिखा जाएगा हेडिंग में, दूसरे में क्या डालनी है, उसमें लिखा जाएगा कि इसमें क्या डालना है। तो इस रिसर्च रिपोर्ट को बनाने के लिए आपको पहले वे सारा डेटा ला ला के पेश करना है और फिर उसकी एक इंटरप्रिटेशन आप यहाँ लिखोगे। वो इंटरप्रिटेशन के जो सेंटेंसेस हैं वो भी आपके पहले से लिखे हुए होते हैं, समझ में आ गई मेरी बात। उन सेंटेंसेस को ही आपको चेंज करना है। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ और भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक बात बताओ, 3 महीने पहले आपने कैलोग्स का या आपके सीनियर ने या किसी दूसरे ने कैलोग्स की रिसर्च रिपोर्ट लिखी होगी?
उसने अपने दिमाग लगा के उसमें सेंटेंसेस फिट किए होंगे कि ये इंडस्ट्री ऐसा ऐसा कर रही है लुकिंग एट दिस डेटा, ठीक है, कंपैरेटिव ऐसा डेटा चल रहा है लुकिंग एट दिस डेटा, सो इन आवर ओपिनियन दिस कंपनी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म द सेक्टर। समझ में आ गई? तो अब आपकी वो जो बीच में फिगर्स लिखी हुई है ना, उनको चेंज करते चले जाओ। भाई एक बात बताओ, कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है 100 पेज की, उसमें क्या चेंज करती है? वो 10% डेटा चेंज करती है। आप 2 एनुअल रिपोर्ट को कंपेयर करना, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और ये 4-5 चीज़ें छोड़ के, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, थोड़ी सी चीज़ें छोड़ के, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट होता है। सिर्फ उसके अंदर जो फिगर्स है ना, परसेंटेजेज हैं, वे चेंज होती हैं। इंक्रीज की जगह डिक्रीज, डिक्रीज की जगह इंक्रीज, कांस्टेंट, प्रीवियस ट्रेंड, कंटिन्यूड, समथिंग लाइक दिस, यही सब कैरी करता है। आप बार बार क्यों सारी चीज़ दोबारा लिखोगे तो आप इनएफिशिएंट हो। जो काम पहले से ही आपने ही किया हुआ है या आपके सीनियर ने किया हुआ है। एक बात बताओ, कौन सा काम आसान है? एक तो मैं आपको 1 सेकेंड के लिए ये लिखाया दे दूं, इसी कंपनी को दोबारा करना हो तो ये लिखाया मिल गया आपको, इसी को पढ़ो, इसके हिसाब से आपको कुछ अलग लग रहा है तो लिख दो। आपको चेंज क्या करना है कि भाई पिछली बार जो पी रेशो थी, ईपीएस थी, वो ये थी, इस बार ये है, इतना इंक्रीज हुआ ड्यू टू दिस रीजन लिख दो आप। वी सी दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो सारी चीज़ें लिखना एक बात है, और लिखे लिखाए में जब आप अपडेट करते हो तो आपका दिमाग डबल काम करता है। अब आप बताओ, चलो बाकी सारी बातें छोड़ दो, कैलोग्स मॉडल कैसे बनाया, इसका एक डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिखाया दे दूं तो डेफिनेट बात है ना, आप उसी में चेंज करके उसी को बेटर बना दोगे। और दूसरा मैं कहता हूं भाई लिख के लाना अगली बार। आप सारे लोग नहीं तो मैक्सिमम लोग 3rd क्लास काम करके लाओगे, क्योंकि आपको कोई टिप नहीं मिली कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आपको कुछ पता ही नहीं है कैसे लिखना है, और अब मैंने आपको एक लिख के दे दिया तो आप डेफिनेट बात है उसको समझ के सीख करके कुछ बढ़िया बनाओगे। अब आपको मैं कहूँ एक CV बना के लाओ, आप अपने हिसाब से कुछ भी CV बना के लाओगे अपनी करंट नॉलेज के बेस पर, तो अच्छा बुरा जनरली वो अप टू मार्क तो नहीं होगा, बढ़िया तो बिल्कुल नहीं होगा। और अब मैं आपको एक अच्छा बढ़िया किसी जो ऐसे स्टूडेंट का जो सेलेक्ट हुआ हो, उसका CV मल्टीपल कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ हो, उसका CV दे दूं तो डेफिनेट बात है अब उसे कॉपी करोगे, उसी में थोड़ा वो चेंज करके अपना ले आओगे। तो व्हाट इज़ बेटर कि आप दूसरे पैटर्न जो पहले से बने हुए उनको देखो, उनमें से चीज़ें उठाओ और बिना कॉपी किए अपनी मॉडिफिकेशन लगाओ। क्लियर? कल की कोई आर्टिकल है, मान लो कोई न्यूज़ है, मैं कहूँगा कि न्यूज़ लिख के लाओ, आप कुछ भी लिख के लाओगे क्योंकि पता तो है नहीं। अब क्या होगा, मैंने आपको एक न्यूज़ लिखी दे दी कि भैया इस न्यूज़ को आपको रीराइट करना है, तो आपके दिमाग डबल काम करेगा कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है? तो इन शॉर्ट ये मॉडल हमारा अब कंप्लीट है। इसके अंदर अब अगली क्लास में हम DCF वैल्यूएशन करेंगे थियोरेटिकली, फिर रेशियो एनालिसिस भी करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो आपके सामने आएंगी वो हमारे हिसाब से हम उस पर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? यस और नो? वेरी गुड। तो अब आपका होमवर्क मैं बता देता हूँ। कल का होमवर्क तो बड़ा सिंपल है, जो मैंने आपको वीडियो दी है वो DCF वैल्यूएशन की वीडियो है जो मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ। हो सके तो एक बार देख के आना। नेक्स्ट वीक में आपको अपाचे कॉरपोरेशन, टाटा मोटर्स, नेटफ्लिक्स, इन तीनों में से कोई एक मॉडल और बनाना है, जिसका भी आप बनाओ। वैसे एक और कंपनी भी है XTO, बट ये पुरानी कंपनी है, इसको आप अपने CV में नहीं लिख सकते, सीखने के लिए बना सकते हो, क्योंकि ये XTO कंपनी बिक चुकी है, समवन हैज़ एक्वायर्ड दिस कंपनी। लेकिन अपाचे कॉरपोरेशन सीखोगे, अभी CV में लिखोगे। टाटा मोटर्स, नेटफ्लिक्स, ये आपको करना है। इन तीनों में से कोई एक कंपनी जरूर करिए। कैलोग्स हो गया, इन तीनों में से एक और होगी। रियल एस्टेट का एक मॉडल मैं आपको क्लास में कराने वाला हूँ। 3 फाइनेंशियल मॉडल हो गए, फिर DCF हो गया, ट्रेडिंग कॉम्स हो गया, ट्रांजैक्शन कॉम हो गया, M&A हो गया। ये 4 मॉडल ये हो गए।
फिर पिच बुक और कंपनी प्रोफाइल हो गई, ये मैं आपको क्लास में कराने वाला हूँ, ये सब क्लास में होगा। जो क्लास में नहीं हो रहा है वो इन तीनों में से मॉडल जो आपको खुद करने हैं, वो एक मॉडल आपको क्लास में नहीं कराया जाएगा। ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, ठीक है। आपको इनमें से कोई एक कंपलसरी करना है जो आपको पसंद हो। क्लियर है मेरी बात? यस एवरीवन, क्लियर? चलो आप यहीं पर मैं अपनी ये क्लास की वीडियो भी रिकॉर्ड कर स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।